अभी ज़्यादा दिन नहीं बीते जब आप लल्लन टॉप पर संसद में आज देख रहे थे, क्योंकि देश में संसद का मॉनसून सत्र चल रहा था। जुलाई में शुरू हुआ, 11 अगस्त को खत्म हुआ, हंगामा हुआ, नए कानून आए और इसके बाद लोगों को इंतज़ार था कि शीत सत्र होगा, जिसके बाद लोकसभा के महत्वपूर्ण चुनाव होने हैं और उसके पहले एक अंतरिम बजट। पर केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने आज देश को एक सरप्राइज अनाउंसमेंट दिया। हमें सूचित किया गया है, देश को सूचित किया गया है कि संसद का एक विशेष सत्र बुलाया गया है, जो कि 18 से 22 सितंबर तक चलेगा। बताया जा रहा है कि सत्र में 5 बैठकें आहूत होंगी। समाचार चैनल सूत्रों के हवाले से ये रिपोर्ट चला रहे हैं कि संसद के इस विशेष सत्र में नरेंद्र मोदी सरकार एक देश एक चुनाव, यूनिफॉर्म सिविल कोड या फिर महिला आरक्षण विधेयक ला सकती है। ये 3 संभावनाएं हैं जिन पर चर्चा हो रही है, लेकिन सरकार ने स्पष्ट तौर पर विशेष सत्र की तारीखों के ऐलान के अलावा अभी कुछ नहीं कहा है, इसलिए अटकलों और कयासों पर जोर ज़्यादा है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बहस लंबे समय से चल रही है। इसी साल जनवरी के महीने में लॉ कमीशन ने इसको लेकर राजनीतिक दलों से 6 सवालों के जवाब भी मांगे थे। नरेंद्र मोदी सरकार लगातार इसको लेकर बात करती रहती है। यही बात यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी कही जा रही है। प्रधानमंत्री ने कुछ ही महीने पहले सार्वजनिक रूप से इसका जिक्र भी किया था, पर उसके बाद बहस विमर्श के स्तर पर पहुंच गई थी। कोई फौरी ज़रूरत नज़र नहीं आ रही थी अभी तक। महिला आरक्षण विधेयक को लेकर भी चर्चाओं का दौर दशकों से चल रहा है। कभी बिल का ड्राफ्ट फाड़ा गया, कभी भद्दे बयान दिए गए पक्ष विपक्ष के द्वारा संसद में पिछले 2 दशक में, पर यह भी एक ज़रूरी मुद्दा है। और सबसे ज़रूरी बात क्या है कि ये अति विशिष्ट और अभूतपूर्व घटना की विशेष सत्र बुलाया जाए चुनावी बरस में, सितंबर के महीने में। हमारी जानिब पहला ऐसे नहीं हुआ हाल फिलहाल की स्मृति में। तो इस पर आगे जो भी डेवलपमेंट होंगे हम आपको बताते रहेंगे। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो, जिसमें हमने संसद के विशेष सत्र पर उपलब्ध जानकारी आपको अभी बताई, लेकिन दिन की बड़ी खबर में हम करेंगे एक और रिपोर्ट पर चर्चा। अडानी ग्रुप पर नए सिरे से आरोप लगे हैं। जिस संस्था ने और उस संस्था के सबसे बड़े दानकर्ता ने ये आरोप लगाए हैं, उनके ऊपर भी आरोपों की एक लंबी फेहरिस्त है। पर मुख्य आरोप में ये भी पूछा जा रहा है कि क्या नरेंद्र मोदी सरकार ने अडानी समूह का बचाव किया। सवाल ये भी कि क्या अडानी समूह ने देश के कानूनों को धता बताकर अपनी कंपनियों के लिए हित कमाया, और ये भी कि इन गंभीर इल्ज़ामों पर अडानी समूह का जवाब क्या है। सबसे पहले तो याद करिए एक फुल फॉर्म। दुनिया भर के खोजी पत्रकारों की एक संस्था है, संक्षेप में कहते हैं उसको OCCRP। फुल फॉर्म ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। नाम से जाहिर है काम क्या करता है। 24 गैर लाभकारी खोजी पत्रकारिता केंद्र यूरोप, एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में फैले हैं। इसकी स्थापना साल 2007 में ड्रिव सुलिवन और पॉल रॉडू ने की थी। OCCRP के मुताबिक संगठन की फंडिंग जॉर्ज सोरोस और रॉकफेलर ब्रदर्स फंड द्वारा की जाती है। साल 2007 में OCCRP की स्थापना के बाद से दुनिया भर से इसने वित्तीय अनियमितताओं, संदिग्ध लेन देन और टैक्स चोरी के मामलों में कई खोजी रिपोर्ट प्रकाशित की हैं। संगठन का दावा है कि उनकी रपटों के जरिए दुनिया भर में 398 से ज़्यादा जांच हुई, $10 अरब का जुर्माना लगाया गया। संगठन का ये भी कहना है कि उसकी खोजी पत्रकारिता के चलते अब तक 702 से ज़्यादा अधिकारियों को अलग अलग देशों में, संस्थानों में इस्तीफा देना पड़ा या वो अपने पद से निलंबित किए गए। नेटवर्क की रपटों के आधार पर 620 से ज़्यादा मुकदमे भी चलाए गए। OCCRP के खुलासे की बात सामने आते ही एक नाम और खबरों की दुनिया में तैरने लगा है, जो है जॉर्ज सोरोस का। आपने पहले भी सुना होगा, संक्षेप में फिर से बता देते हैं कौन है जॉर्ज सोरोस। अमेरिका में रहने वाला दुनिया का सबसे धनी व्यक्तित्वों में से एक। ब्लूमबर्ग के मुताबिक सोरोस की कुल संपत्ति $8.5 बिलियन यानी लगभग 70,000 करोड़ रुपए है।
1973 में जॉर्ज ने हेज फंड की स्थापना की। 1992 में दुनिया भर में चर्चा में आया जब उसने ब्रिटेन के करेंसी मार्केट में भूचाल लाया। इस प्रकरण को ब्लैक वेडनेसडे कहते हैं। बहुत विस्तार में नहीं जाएंगे, बस इतना समझ लीजिए कि सोरोस ने पाउंड को घुटने पर ला दिया, बड़े पैमाने पर पाउंड बेच दिए, जिसकी वजह से इस ब्रिटिश मुद्रा की कीमतें नीचे आ गई। अनुमान है कि इसमें उन्होंने $1 बिलियन यानी 8,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया था। सोरोस की पर्सनल डिटेल्स के बारे में हम किसी और दिन विस्तार से बात कर लेंगे, लेकिन आज जो आरोप है, जो संस्था है, उसके बारे में विस्तार से जानते हैं, क्योंकि विवादों के केंद्र में भी यही सब चीज़ें हैं। एक तरफ सोरोस एक खाटी व्यापारी हैं, दूसरी तरफ ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के संस्थापक। ये संस्था लोकतंत्र, पारदर्शिता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने वाले समूहों और व्यक्तियों को अनुदान देने का दावा करती है। ये संस्था की वेबसाइट पर लिखा है। कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद सोरोस ने चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, रूस और यूगोस्लाविया में इस फाउंडेशन की स्थापना की। इस शताब्दी की शुरुआत तक ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने 70 से ज़्यादा देशों में अपनी सक्रियता दिखाई, सक्रिय राजनीति में शामिल भी रही, और इसी तर्ज पर सोरोस की भी राजनीतिक बयानबाजी बढ़ी है। उन्होंने खुलकर बराक ओबामा, हिलरी क्लिंटन और जो बाइडेन के राष्ट्रपति अभियान का समर्थन किया और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन के खिलाफ बयान भी दिए। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट कुछ महीने पहले आई थी, तब भी इन्होंने बोला था, और भाजपा और कांग्रेस दोनों ने मिलकर तब सोरोस के बयान की निंदा की थी। क्या कहा था जॉर्ज सोरोस ने कि भारत की संघीय सरकार पर मोदी की पकड़ को काफ़ी कमज़ोर कर देगा ये प्रकरण, और बहुत ज़रूरी संस्थागत सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए दरवाज़ा खोल देगा। मुझे भारत में एक लोकतांत्रिक पुनरुद्धार की उम्मीद है, ये जॉर्ज सोरोस का बयान था। सत्ता पक्ष के समर्थक दलील देते हैं कि जॉर्ज सोरोस भारत को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। अडानी समूह पर आई रिपोर्ट को भी इसी एंगल से डिफेंड करने की कई हलकों में कोशिश की जा रही है। पक्ष विपक्ष की राजनीति पर हम आएंगे, पर पहले समझ लें कि ये नई रिपोर्ट क्या है। OCCRP के उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बनी जो उसने 2 ब्रिटिश अखबारों फाइनेंशियल टाइम्स और द गार्जियन के साथ साझा किए हैं। दोनों अखबारों ने इस पर विस्तृत रिपोर्ट छापी है। इस रिपोर्ट में सबसे पहले नाम आता है 2 व्यक्तियों का, गौर करिए, UAE के नासिर अली शबान अहली, आगे हम अहली बोलेंगे, और ताइवान के चांग चुंग लिंग, आगे हम लिंग बोलेंगे। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक दोनों व्यक्तियों का संबंध बरमुडा की एक निवेश कंपनी ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फंड से है। रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों ने कंपनी के फंड से अडानी ग्रुप के शेयरों में बड़ा हिस्सा ले रखा है। आरोप कि इन दोनों का संबंध गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी से है। इन दोनों के निवेश को विनोद अडानी के कर्मचारी ही देखते हैं। विनोद अडानी दुबई में रहते हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में भी कहा गया था कि विनोद अडानी कई ऑफशोर शेल कंपनियों को मैनेज करते हैं। आरोप लगा था कि विनोद अडानी से जुड़ी कंपनियों ने अडानी ग्रुप की 10 कंपनियों के शेयर को मैनिपुलेट किया। हालांकि अडानी समूह कहता रहा है कि कंपनी के रोजमर्रा के मामलों में विनोद अडानी की कोई भूमिका नहीं रही है। इससे पहले विनोद अडानी का नाम पनामा पेपर और पेंडोरा पेपर जैसे बड़े खुलासों में भी सामने आया था। अब इस नई रिपोर्ट में बड़ी बात क्या है, ये समझने की कोशिश करते हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के दावों के बाद ये पहली बार हुआ कि अडानी ग्रुप के स्टॉक मैनिपुलेशन के आरोपों में किसी व्यक्ति का नाम सामने आया है। आरोपों का सार एक पंक्ति में कहें तो अडानी ग्रुप के शेयर्स में जिन्हें आम निवेशक बताया गया, जिन्होंने शेयर होल्डर थे जो, वो असल में अडानी के इनसाइडर थे, आम निवेशक नहीं थे। यानी उन्होंने अपना ही पैसा किसी और के नाम से लगवाया, और अगर ये आरोप सिद्ध होता है तो ये भारत के कानून का उल्लंघन है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जांच एजेंसियां इन निवेशकों की पहचान नहीं कर पाई हैं। आगे बढ़ने से पहले जानकारों के हवाले से इस मसले को और समझते हैं। आरोप ये लगे हैं कि अडानी ग्रुप के जो शेयर्स हैं, उदाहरण के तौर पे अडानी एंटरप्राइजेस है, अडानी पोर्ट्स है, अडानी ग्रीन्स है, जितने भी उनके स्टॉक्स हैं, ये आरोप लोग है कि अडानी साहब ने अपने ही पैसे यहाँ से विदेशों में भेजे, वहां पर कंपनियां बनाई और वहां कंपनियां बना के उनमें वो पैसा भेजा गया और उन्हीं कंपनियों को कहा गया कि आप यहाँ पर आके निवेश करिए। अब शेयर मार्केट हम जानते हैं उसकी कीमतें कैसे डिमांड और सप्लाई पर होती हैं। जैसे जैसे डिमांड आएगी वैसे वैसे जो है कीमत बढ़ती है। तो डिमांड और सप्लाई के आधार पर उन निवेशकों ने, जो आरोप हैं वो ये है कि पैसा भेजा गया, उस पैसे को वापस यहाँ शेयर मार्केट में अडानी के शेयर्स खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया। और लाजमी बात है, जब इतना बड़ा अमाउंट डिमांड आती है तो शेयर की प्राइस उठती है। तो उनका कहना यह है कि अडानी के शेयर्स की जो प्राइसेस थी वो इन्फ्लेट हो गई और वो उसकी वैल्यू बढ़ गई, जिसकी वजह से अडानी साहब बहुत अमीर व्यक्ति, दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बनने लग गए। और ये भी आरोप लगाया गया कि अडानी की कंपनियों ने लोन बहुत लिया हुआ है। खैर, इसका स्टॉक मैनिपुलेशन से कोई मतलब नहीं है।
और ओवर लेवरेज उनको बताया गया। पर यहाँ कुल मिला के स्टॉक मैनिपुलेशन के अपना ही पैसे से अपने ही शेयर यहाँ से पैसा बाहर बेच के खरीदे गए और उनकी कीमतें बढ़ाई गई और अडानी ग्रुप की वैल्यूएशन बढ़ाई गई। ये आरोप उन्होंने लगाए। देखिए, अडानी एंटरप्राइज की अगर हम बात कर लें, जिसमें कि एक जो है ओएफएस के जरिए प्रमोटर सोच रहे थे कि इसमें से कुछ पैसे लिए जाएं, क्योंकि स्टॉक प्राइस में अगर आप देखेंगे पिछले 2 सालों में 500 रुपए का 4,000 रुपए हो गए थे। और कहीं ना कहीं जनवरी के आसपास जो है प्रमोटर ने कहा कि अगर इतने प्राइस बढ़ गए हैं और प्रमोटर की जो हिस्सेदारी है उसको थोड़ी कम की जाए और उससे कुछ पैसे जो है लिए जाए। अब स्टॉक चूंकि इतना अहेड ऑफ वैल्यूएशन हो गया था और प्रमोटर इसमें से इनकैश करना चाह रहे थे, और 500 का अगर आप देखें 4,000 हो गया। और अगर आप इनके नंबर्स को देखें लगातार 2020 से, तो 1,000 करोड़ कंपनी कमाती थी और 2023 में 2,400 करोड़ रुपए कंपनी का मुनाफा हुआ है। तो कंपनी के मुनाफे में जिस तरह की वृद्धि नहीं हुई है उससे ज्यादा कहीं हेड ऑफ द फंडामेंटल स्टॉक चल गए थे। और प्रमोटर को जो है इस चीज का जो है अंदाजा रहा होगा कि हमें थोड़ी स्टॉक जो है अच्छा प्राइस मिल रहा है और हमें कम करना चाहिए अपने हिस्सेदारी को, क्योंकि ग्रुप लेवल्स पे काफी डेट थे कंपनी के और उसमें से वो कुछ कम करना चाह रहे थे। और उसके बाद ही तुरंत जो है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है और स्टॉक में हम एक बड़ी गिरावट देखते हैं। और उसके बाद ये सारा इशू को जो है दरकिनार कर दिया जाता है, वापस ले लिया जाता है कि हम इस इशू के साथ अभी नहीं जाएंगे क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट अच्छा नहीं है। तो ये एक मैनिपुलेशन जैसा लग रहा था। हम लोग चूंकि मार्केट पार्टिसिपेंट हैं, हमें लगता था कि हेड ऑफ फंडामेंटल स्टॉक बढ़े हुए हैं। अब ये इसमें जो है कहाँ तक किसकी हिस्सेदारी है मैं इसके ऊपर बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन एक एग्जांपल खुद अडानी ग्रुप की एक कंपनी में दिख रहा था कि 500 का स्टॉक 4,000 हो गया। फंडामेंटल्स में उतनी ज्यादा जो है बढ़त नहीं देखने को मिली थी। आपने एक्सपर्ट को सुना, अब थोड़ा हम भी समझाने की अपने तय कोशिश करते हैं। दस्तावेजों के मुताबिक जनवरी 2017 में एहली और चुंगलिंग ने सीक्रेट तरीके से अडानी ग्रुप की 3 कंपनियों के 13% पब्लिक शेयर्स पर कंट्रोल कर लिया था। भारत में नियम है किसी भी कंपनी के 25% शेयर्स को फ्री फ्लोट रखा जाना चाहिए। इसका मतलब कंपनी के 25% शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर आम निवेशकों के लिए उपलब्ध हों। 75% शेयर प्रमोटरों के पास हो सकते हैं, यानी वो लोग जिनकी कंपनी के साथ अपनी सीधी भागीदारी और हिस्सेदारी है। विनोद अडानी से इन दोनों के संबंध ये यूएई और ताइवान की व्यक्ति इसलिए मायने रखते हैं क्योंकि विनोद अडानी को हाल में समूह द्वारा एक प्रमोटर के रूप में स्वीकार किया गया है। अगर भारत का शेयर मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी इन दोनों व्यक्तियों को विनोद अडानी का प्रॉक्सी मानता है, तो इसका मतलब होगा कि अडानी ग्रुप ने बार बार नियमों का उल्लंघन किया है। ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि एहली और चुंगलिंग ने अडानी ग्रुप के स्टॉक में साल 2013 में निवेश करना शुरू किया था, जब ग्रुप ने पब्लिक शेयर होल्डिंग बढ़ाने के लिए अपनी हिस्सेदारी निजी निवेशकों को बेची थी। ओसीसीआरपी का दावा है कि ये जानकारियां पुलिस की जांच, कॉर्पोरेट रजिस्ट्री, बैंक रिकॉर्ड, स्टॉक मार्केट का डेटा और आंतरिक ईमेल से जुटाई गई हैं। अडानी ग्रुप को लेकर ये रिपोर्ट साल 2012 से 2018 के बीच केंद्रित है, जब अडानी ग्रुप की संपत्ति तेजी से बढ़ रही थी और प्रोफाइल भी एनर्जी, पोर्ट और माइनिंग जैसे अलग अलग इलाकों में कंपनी का प्रभुत्व बढ़ रहा था। रिपोर्ट बताती है कि जनवरी 2014 में अडानी ग्रुप के खिलाफ 2 अलग अलग जांचें चल रही थी। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी डीआरआई ने तब सेबी को पत्र लिखा था। सेबी तब अडानी ग्रुप की कंपनियों की शेयर मार्केट में डील को लेकर जांच कर रही थी। डीआरआई ने सबूतों के साथ सेबी को बताया था, रिपोर्ट के मुताबिक, कि अडानी ग्रुप में निवेश के तौर पर शेयर मार्केट में आया पैसा हवाला से जुड़ा है, काला धन है। हालांकि 3 साल बाद डीआरआई ने अडानी को साफ बताते हुए इस केस को बंद कर दिया था, यानी क्लीन चिट दे दी थी। दावा है कि अडानी के शेयरों में एक भारतीय फाइनेंशियल फर्म 360 ने भी इसी तरीके से निवेश किया। इस फर्म के वकील ने भी अडानी ग्रुप के साथ किसी कनेक्शन से इनकार किया है। यहाँ आप गौर करिए, हम एक एक करके ये जो रिपोर्ट आई है ओसीसीआरपी की, उसके दावे बता रहे हैं और उसका स्टेटस या उस पर आ रही प्रतिक्रियाएं बता रहे हैं आपको। पर जिन 2 व्यक्तियों का बार बार जिक्र आ रहा है, नाम आ रहा है, शबान एहली और चुंगलिंग, उनके विनोद अडानी के साथ रिश्ते और भी पीछे जाते हैं। जुलाई 2009 में डीआरआई के कागजातों से पता चलता है कि एहली ने दुबई में एक कंपनी बनाई जिसने बिजली के उपकरण बनाने वाली एक कंपनी के साथ समझौता किया। ये डील भारत में अडानी प्रोजेक्ट के लिए उपकरण भेजने को हुई थी। उसी समय एहली ने मॉरिशस में भी एक शेल कंपनी बनाई थी अक्टूबर 2009 में, जिसका मालिकाना हक उसने चुंगलिंग को यानी
ताइवान वाले व्यक्ति को ट्रांसफर कर दिया था। शेल कंपनियां, बार बार जिक्र आ रहा है, वे कंपनियां होती हैं जो कागजों पर तो होती हैं, असल में नहीं। ये मनी लॉन्ड्रिंग का आसान जरिया होती हैं। इन्हें मुखौटा कंपनी या छद्म कंपनी भी कह सकते हैं। और जहां ये कंपनियां खुलती हैं वो देश कहलाते हैं टैक्स हेवन, जहां टैक्स और नियमों का झंझट काफ़ी कम होता है। विनोद अडानी ने 2010 में इन दोनों कंपनियों को अपने हाथ में लिया। दुबई वाली कंपनी को इलेक्ट्रोजन इंफ्रा और मॉरिशस की कंपनी को इलेक्ट्रोजन इंफ्रा होल्डिंग नाम दिया गया। दावा किया गया कि दुबई वाली इलेक्ट्रोजन इंफ्रा ने 2011 से 2013 के बीच मॉरिशस वाली कंपनी को 7,000 करोड़ से ज़्यादा ट्रांसफ़र किए। और तब इलेक्ट्रोजन मॉरिशस ने विनोद अडानी की एक और कंपनी एसेट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को 827 करोड़ रुपए का उधार दिया। विनोद अडानी ने ही कर देने वाले और लेने वाले दोनों डॉक्यूमेंट्स पर साइन किए थे। फिर एसेट ट्रेड ने इन 827 करोड़ रुपए को भारतीय स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट भी कर दिया। ये कैसे हुआ? बरमुडा की उसी निवेश कंपनी ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ फंड के जरिए, जिसका शुरुआत में जिक्र आया। कागजात के मुताबिक शबान अहली और चुंगलिंग का नाम 2013 में एक बार फिर सामने आया था। तब सेबी ने 100 से ज़्यादा कंपनियों पर उनके प्रमोटर होल्डिंग्स को लेकर कार्रवाई की थी। इसी दौरान अडानी स्टॉक में बड़ा हिस्सा खरीदने को लेकर दो महत्वपूर्ण निवेशकों के नाम सामने आए थे, इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड्स और ईएम रिसर्जेंट फंड्स। जब सेबी ने अगस्त 2013 में इन दो फंड्स के मालिकों के बारे में पता लगाने की कोशिश की तो 361 ने बरमुडा की ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ फंड का नाम लिया। इन दोनों ने बरसों तक अडानी ग्रुप की 4 कंपनियों अडानी एंटरप्राइज, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अडानी पावर और बाद में अडानी ट्रांसमिशन के शेयर खरीदे थे। रिकॉर्ड से पता चलता है कि ऑफशोर कंपनियों से पैसा गुप्त तरीके से पब्लिकली लिस्टेड कंपनियों यानी शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड के शेयर्स में फ्लो हो सकता है। द गार्जियन अखबार की रिपोर्ट बताती है कि मई 2014 में इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड्स के पास अडानी ग्रुप की 3 कंपनियों के 1571 करोड़ से ज़्यादा के शेयर थे, जबकि ईएम रिसर्जेंट फंड ने अपने पूरे पोर्टफोलियो का लगभग 2/3 हिस्सा अडानी समूह की कंपनियों के शेयर खरीदने में लगाया था, जिनका कुल मूल्य करीब 578 करोड़ रुपए था। ऐसा भी लगता है कि दोनों फंड्स ने उस पैसे का इस्तेमाल किया जो चांग और नासिर की कंट्रोल वाली कंपनियों से आया था। एक और रिकॉर्ड से पता चलता है कि चांग और नासिर की 4 ऑफशोर कंपनियों ने अडानी के शेयर्स में लगभग 2150 करोड़ रुपए का निवेश किया। दस्तावेजों की माने तो ये निवेश अगले 3 साल में बढ़ता हुआ दिखाई दिया। मार्च 2017 तक चांग और नासिर की ऑफशोर कंपनियों ने अडानी ग्रुप के शेयर में 3556 करोड़ का निवेश कर दिया। ये उनके पोर्टफोलियो की पूरी 100% रकम है। विनोद अडानी की तरह इन दोनों ने भी शेल कंपनियों से ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ फंड के जरिए निवेश किया। इन कंपनियों के निवेश का सोर्स नहीं पता चल पाया, लेकिन ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ फंड में उनके अकाउंट्स की देखरेख विनोद अडानी की एक कंपनी एक्सेल इन्वेस्टमेंट एंड एडवाइजरी सर्विसेज कर रही थी। अब इन आरोपों पर अडानी ग्रुप ने क्या जवाब दिया, ये भी जान लेते हैं। फाइनेंशियल टाइम्स के सवालों पर अडानी ग्रुप के एक प्रवक्ता ने रिपोर्ट में लगाए आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। बताया कि शेयर मार्केट में उनकी लिस्टेड कंपनियां सभी कानूनों का पालन करती हैं। अडानी ग्रुप ने एक बयान भी जारी किया और नए आरोपों पर कहा कि ये नए सबूत और दावे नहीं हैं, बल्कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में लगाए गए निराधार आरोपों का दोहराव है। ये भी लिखा गया कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर उनका जवाब उनकी वेबसाइट पर, अडानी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। बताने के लिए पर्याप्त है कि अडानी ग्रुप और उसके प्रमोटर्स के खिलाफ इन आरोपों में ना तो कोई सच्चाई है और ना ही कोई आधार, और हम इन सभी को स्पष्ट रूप से खारिज करते हैं। ये इस रिपोर्ट पर अडानी ग्रुप का रिप्लाई है। पूरा मामला हमने आपको कुछ आसान ढंग से बताने की कोशिश की, पर गुरु ये है आर्थिक मामला, तो आपको सुनते सुनते कागज़ कलम लेके बैठना होगा, नए सिरे से पूरा अपना चार्ट बनाना होगा, जैसे ग्राफिक्स में दिखाया गया। पर इस कथित घोटाले का जो आरोप है, इससे निवेशकों पर क्या असर पड़ेगा, ये जानने के लिए हमने रुख किया बाजार के जानकारों का। तो आरोप है उल्लंघन एज सच। जब भी कोई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर या विदेशी इन्वेस्टर यहाँ पर शेयर खरीदता है तो स्टॉक एक्सचेंज की सेबी की गाइडलाइंस है कि उसको अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करनी पड़ती है। कुछ केवाईसी भी होता है कि वो इन्वेस्टर कौन है, किस देश से आ रहा है, किस प्रकार का पैसा वो यहाँ लगा रहा है, और उसके 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 पीछे जो उसके कर्ता धर्ता है, सर्वे सर्वा है, वो कौन लोग हैं, ये सब डिस्क्लोजर मैंडेटरी होता है। तो मुझे लग रहा है क्योंकि ये आरोप है, और जब भी ये अगर ये आरोप ठीक है तो ये जो कंपनीज हैं जिनके माध्यम से आरोप लगाया जा रहा है कि ये शेयर्स खरीदे गए, तो उन कंपनीज की आइडेंटिटी यहाँ पर जरूर डिस्क्लोज हुई होगी, और अगर हुई होती तो उस पर सेबी या स्टॉक एक्सचेंज उस पर उस समय ऑब्जेक्शन उठाते। तो ऑब्जेक्शन नहीं उठाए गए और ऐसी कोई बात सामने नहीं आई, तो ये इस बात से अभी आरोप ही इसको मैं कहूंगा। जब तक कि पूरा फैक्ट निकल के नहीं आता, जब तक ये सिद्ध नहीं हो जाता कि वाकई में यहाँ का पैसा वहां गया, और वहां से फिर इसको हम लोग फाइनेंस की भाषा में इस्तेमाल करते हैं राउंड ट्रिपिंग, कि यहाँ का पैसा वहां गया,
और वहां से पैसा फिर वापस शेयर्स में ले गया। पूरे अडानी समूह को देख लें तो मैक्सिमम इसमें इनके प्रमोटर्स की होल्डिंग है। मतलब किसी भी एसेट में जैसा कि सेबी के नियम है कि 75% के नीचे हिस्सेदारी होनी चाहिए, तो ऑलमोस्ट इनकी जितनी भी कंपनियां हैं उसमें तकरीबन जो है वो 75% के आसपास की हिस्सेदारी प्रमोटर की है। और मार्केट में जो ट्रेडेबल शेयर्स हैं वो बहुत कम है, 25% के आसपास हैं। अब जो कि चूंकि ट्रेडेबल शेयर्स काफी कम है और उसमें कोई भी अगर स्टॉक ट्रेड करना चाहता है तो स्टॉक प्राइस में एक प्रेशर आता है, डिमांड सर्ज हो जाती है और फिर स्टॉक प्राइस बढ़ जाते हैं। अब जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है, केवल सत्यापित नहीं हुए हैं अभी भी, कि इनके दो जो सहयोगी माने जा रहे हैं, अभी तक सत्यापित नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, जो माने जा रहे हैं उन्होंने एक फॉरेन एंटिटी के रूप में इस स्टॉक में डील किया है और इनके स्टॉक प्राइस को बढ़ाया गया है। तो मैं कहूँ कि इस तरह से जो है अगर कोई भी काम करता है और सत्यापित हो जाता है तो ये एक तरह से गलत चीज होगी और इन्वेस्टर के साथ कह लें कि एक तरह से छलावा होगा। क्योंकि रिपोर्ट के सामने आते ही राजनीतिक हलकों में चर्चा होने लगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी की भूमिका पर सवाल उठाए। सुनिए राहुल गांधी और पक्ष विपक्ष के दूसरे नेताओं ने क्या कहा। $1 बिलियन हिंदुस्तान से अडानी जी की कंपनी के नेटवर्क के थ्रू अलग अलग देशों में गया और फिर वापस आया, और उस पैसे से अडानी जी ने जो उनकी शेयर प्राइस थी उसको बढ़ाया, इन्फ्लेट किया, और उस फायदे से हिंदुस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अडानी जी एयरपोर्ट्स खरीद रहे हैं, पोर्ट्स खरीद रहे हैं, अभी यहां धारावी में शायद उनको बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, तो ये सब जो हिंदुस्तान के जो एसेट्स हैं, जो पूंजी हैं, जो अडानी जी खरीद रहे हैं, वो इस पैसे से शेयर प्राइस को इन्फ्लेट करके खरीद रहे हैं। I am glad the Prime Minister does not speak on this. I'll tell you why. Because there's a Supreme Court probe which the expert panel committee was doing. Should the Prime Minister or any executive authority be saying anything when a judicial probe is on? This is the separation of powers that we always envy in the Constitution. चूंकि अडानी पर यह ताज़ा आरोप सामने आया, इसीलिए न्यूज़ के कलाकार इसे हिंडनबर्ग 2.0 कह रहे हैं। रिपोर्ट का असर क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा, जांच एजेंसियां बताएंगी। अभी हम आपको एक बार फिर हिंडनबर्ग अडानी सागा की टाइमलाइन याद दिला देते हैं। 24 जनवरी 2023 को अमेरिका की इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट जारी की थी। टाइटल था, कैसे दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी कॉरपोरेट इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला कर रहा है। अडानी समूह पर आरोप लगे कि समूह ने संदिग्ध तौर तरीके अपनाए, स्टॉक मैनिपुलेशन और बही खातों में हेरफेर की। इसके अलावा दो मुख्य बातें और कि समूह गले तक कर्ज में डूबा है और समूह के शेयरों का भाव वास्तविक कीमत से कहीं ज़्यादा है। यहाँ एक बात रेखांकित की जाए, हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलर है, सादी भाषा में बाजार का एक ऐसा खिलाड़ी जिसे किसी कंपनी के शेयर गिरने से फ़ायदा होता है। ये अनुमान लगा लेता है या इसको पता होता है कि इसकी रिपोर्ट आने के बाद शेयर गिरेंगे और ये पहले से ही उस गिरावट से फ़ायदा उठाने की तैयारी कर लेता है। अडानी ग्रुप का नुकसान, हिंडनबर्ग का फ़ायदा। पर यह बात किसी से छिपी नहीं है। हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट छापी उसी में लिख दिया था कि उसने अडानी समूह में एक शॉर्ट पोजीशन ले ली है। रिपोर्ट जारी होने के बाद ग्रुप की सभी 9 कंपनियों के शेयर्स में भारी गिरावट आई थी। अगले ही दिन कंपनी को बाजार मूल्य में करीब 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। अडानी ग्रुप ने तब बयान जारी कर कहा था कि वो हिंडनबर्ग पर उनकी दुर्भावनापूर्ण रिपोर्ट के लिए मुकदमा करने वाले हैं। जवाब में हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा वो अपनी रिपोर्ट पर कायम है। रिपोर्ट आने से पहले अडानी ग्रुप ने ऐलान किया था कि वो 20,000 करोड़ रुपए एफपीओ के जरिए जुटाने जा रहे हैं, पर रिपोर्ट के बाद उन्होंने मार्केट के नाजुक हालात को हवाला देते हुए एफपीओ कैंसिल कर दिया था। फिर फरवरी की शुरुआत तक गौतम अडानी, जो दुनिया के अमीरों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर थे, गिरकर 21वें नंबर पर आ गए थे। फरवरी के आखिरी सप्ताह तक समूह ने अपनी स्थिति संभालने के लिए अपनी स्ट्रेटजी बदली, मुंद्रा पेट्रोकेम प्रोजेक्ट्स, डीबी पावर के अधिग्रहण और अन्य प्रोजेक्ट से हाथ खींचे। फिर मार्च में कंपनी में कुछ निवेश आया, हालात सुधरे, लेकिन तब तक सुप्रीम कोर्ट में कई पीआईएल दाखिल की जा चुकी थी। कोर्ट ने सभी पीआईएल को नत्थी किया और फिर पिक्चर में एंट्री हुई मार्केट नियामक सेबी की, और ये जांचने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस एएम सप्रे की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई कि क्या इस सौदे में कोई न्याय की विफलता हुई थी, कानूनों का उल्लंघन हुआ था। इस समिति में आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व सीईओ केवी कामत, एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष ओपी भट्ट, इन्फोसिस के अध्यक्ष नंदन नीलकेनी, पूर्व जस्टिस जेपी देवधर और वकील सोमशेखर सुंदरेशन शामिल थे।
इस मैटर को कॉम्प्लेक्स बताते हुए सेबी ने अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 6 महीने का वक्त मांगा था। 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से कहा कि वो अपनी जांच रिपोर्ट 14 अगस्त तक जमा करे। 2 दिन बाद 19 मई को सप्रे समिति ने अडानी समूह को क्लीन चिट दी थी। अपनी 173 पन्नों की रिपोर्ट में बताया था सप्रे कमेटी ने कि उन्हें विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी एफपीआई के स्वामित्व पर संदेह है, लेकिन साफ नहीं है कि उल्लंघन कैसे हुआ। इधर कंपनी में और निवेश भी लगातार आ रहा था। इन्वेस्टमेंट कंपनी GQC पार्टनर्स ने अडानी ग्रुप में अपना निवेश को 28,000 करोड़ रुपए तक कर लिया था। इसके बाद आता है 14 अगस्त, वो तारीख जब मार्केट नियामक सेबी को अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी। 14 अगस्त को सेबी ने आला अदालत से फिर 15 दिन का एक्सटेंशन मांगा। इससे पहले सेबी ने अदालत को बताया था कि एफपीआई की संरचना अपारदर्शी है, मानदंड सख्त हैं। ऊपर से उनके सामने ये भी चुनौती कि एफपीआई को नियंत्रित करने वाली संस्थाएं अधिकार क्षेत्र में हैं। इससे उन संस्थाओं के बारे में अस्पष्टता रह जाती है जिनका एफपीआई में हित है, पर सामने से कोई नियंत्रण नहीं है। खबरों के मुताबिक बीते 25 अगस्त को सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट सौंपी। जांच रिपोर्ट नहीं, स्टेटस रिपोर्ट, जो जांच का स्टेटस बताती है। सेबी का कहना है कि वो कुछ डेटा का इंतजार कर रही है जिससे समूह से जुड़े विदेशी निवेशकों के असली लाभार्थियों की पहचान हो सके। इसी मामले में 29 अगस्त को इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट छपी। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने अपनी शुरुआती जांच के बाद कहा कि 1 दर्जन कंपनियों ने अडानी ग्रुप के शेयर्स की शॉर्ट सेलिंग से सबसे ज्यादा मुनाफा कूटा। यानी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से इन 1 दर्जन कंपनियों को फायदा हुआ, अडानी को नुकसान, इनका फायदा। इन 12 कंपनियों में 3 भारत की हैं। इन 3 में एक विदेशी बैंक की भारतीय ब्रांच है। 4 कंपनियां मॉरिशस की हैं। एक कंपनी फ्रांस, हांगकांग, केमन द्वीप, आयरलैंड और लंदन की। इनमें से किसी भी कंपनी ने इनकम टैक्स ऑफिसर्स को अपने मालिकाना हक के बारे में जानकारी नहीं दी है। चंद महीनों के भीतर ये दूसरी बार है जब अडानी समूह के वित्तीय प्रबंधन और शेयर मार्केट में उनके बिजनेस के तौर तरीकों पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। चूंकि समूह भारत में व्यापार करता है, इसीलिए भारतीय नियामकों की भूमिका भी सवालों में आती है। अब ये जिम्मेदारी संस्थाओं की है कि जो आरोप लगे उनका सत्य सामने आए। आरोपों को खारिज करने में जल्दबाजी की जगह विस्तृत जांच हो ताकि निवेशकों का कोई नुकसान ना हो। आपने अभी तक जो खबरें सुनी वो बाजार की दृष्टि से, इंडियन कॉरपोरेट जगत की दृष्टि से बहुत नकारात्मक हैं। पर हमने आपसे वायदा किया था कि हम दिन भर खबरें बताएंगे, सत्य बताएंगे, खरा खरा बताएंगे, पर आखिरी में आपको एक उम्मीद की बात बताएंगे। निवेशकों की बात हो रही, पैसा डूबेगा या नहीं ये आरोपों की जांच के बाद पता चलेगा, पर उम्मीद का सिलसिला चलता रहता है और चलता रहेगा। इसलिए आज उम्मीद की बात में एक वीडियो दिखाते हैं आपको। 89 साल की बुजुर्ग महिला का वीडियो, अरिट्टापट्टी पंचायत की अध्यक्ष वीरम्मल अम्मा का ये वीडियो है। वीरम्मल अम्मा तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा उम्रदराज पंचायत अध्यक्ष हैं। IAS सुप्रिया साहू ने अरिट्टापट्टी पंचायत की अध्यक्ष से हुई अपनी मुलाकात का अनुभव शेयर किया है। तस्वीर के साथ एक वीडियो क्लिप डाली है, आप देखिए और अपना अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। டீ காஃபி வச்சு ஸோ எல்லாமே only work hard work to keep fit only work தான் செய்றாங்க நல்லா work செய்றாங்க நல்ல டே ஃபுல் டே வேலை பண்ணிட்டே இருக்கீங்க நைட் எத்தனை மணிக்கு தூங்குவாங்க நாட்டு மருந்தெல்லாம் தெரியுமா உங்களுக்கு காலையில எத்தனை மணிக்கு 5 மணி பகல் டைம்ல இது பண்ணுவாங்க ரெஸ்ட் எல்லாம் எடுக்க மாட்டாங்க தூங்க மாட்டாங்க